मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बेसिक साइंस में फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगला पार्ट्स प्लवन। आज हम लोग प्लवन पढ़ेंगे, तैरने का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, सभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है और लगातार जैसे शेयर कर रहे हैं 10-20 मित्रों को शेयर करते रहना। नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन बजा देना ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि लूसेंट को समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से माइंड में छापेंगे। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं आज का क्लास। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर बेसिक साइंस में, प्लवन, फ्लोटेशन। यानी आज हम आपको तैरने का नियम सिखाएंगे। ऐसे मुझे तैरने नहीं आता है, लेकिन तैरने का नियम यहां से हम लोग जानेंगे। प्लवन हम लोग को पढ़ना है तो बेस्ट तरीके से थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। आप गांव में देखे होंगे कि नदी आता है तो स्नान किए होंगे, तो तैरे होंगे। बहुत सारे बच्चे तैरते रहते हैं, तो सभी तैर सकते हैं, वो पढ़ा हुआ हो चाहे नहीं। लेकिन वो तैरता कैसे है, उतना भारी जो रहता है पानी में कैसे तैर जाता है, तो बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लवन क्या है। प्लवन इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लोटेशन। कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तैर कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो उत्प्लावक बल के बारे में पढ़ते हैं। बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावक बल क्या है? जैसे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब पानी पर, द्रव पर तैरता है तो बल लगता है, द्रव से ऊपर की ओर बल लगता है, वो उत्प्लावन बल कहलाता है। तो देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे ही उत्प्लावक बल या उत्क्षेप कहते हैं या उत्प्लावकता कहते हैं। इन सभी शब्दों को याद रखना जरूरी है ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाए तो आप इजी वे में उसका आंसर मार सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं विशेष दबाव कॉन्सेप्ट पे डालता हूं। चाहे मैथ पढ़ा रहा हूं, चाहे साइंस, रीजनिंग, कभी भी मैं पढ़ाता हूं तो कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान देता हूं ताकि आपको बेटर क्लियर हो। फिर से आइए, उत्प्लावक बल, बियॉन्ड फोर्स, इसी को हम लोग उत्प्लावकता या तो उत्क्षेप कहते हैं, उत्क्षेप बल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्रव का वह गुण, कोई भी द्रव, पानी हो, तेल हो, सबका एक गुण होता है ऐसा कि वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तभी तो तैर जाते हैं ना। ऊपर से वस्तु का बल लगा हुआ है, नीचे से बल लगता है, तभी तैर जाता है, वस्तु हो या व्यक्ति। तो उसी बल को कहते हैं उत्प्लावक बल। फिर से बार बार मैं डिफिनीशन को बोलता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो। आप नोट्स बना रहे हैं और मजा आएगा, फिर वन लाइनर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा और मजा आता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। फिर से, द्रव यानी पानी, जल में जब तैरते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं, या तो उत्क्षेप कहते हैं या उत्प्लावकता कहते हैं। याद हो गया होगा। अगला पॉइंट, उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। यहां से भी बन गया क्वेश्चन, कहेगा कि उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, गुरुत्व केंद्र, उत्प्लावक केंद्र, इस प्रकार से। तो उसे कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। फिर से समझिए, उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे कहते हैं उत्प्लावक केंद्र। तो यहाँ दो चीज समझिए, एक तो उत्प्लावक बल समझ लिए कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उत्प्लावक बल कहलाता है। और एक देखे उत्प्लावक केंद्र, वो है उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, तो वो कहलाया क्या? उत्प्लावक केंद्र। मतलब उत्प्लावक बल का जो केंद्र होता है जहां पर कार्य करता है, उत्प्लावक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का अध्ययन या उत्प्लावन बल का अध्ययन या उत्प्लावन के नियम का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने। तैरने का नियम भी किसने दिया? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि उत्प्लावकता का अध्ययन या उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने ये बताया था कि द्रव का एक गुण होता है जो ऊपर की ओर वस्तु पर लगता है जिसके कारण वस्तु उसके ऊपर तैर जाता है। ये आर्किमिडीज का ही कहना था। तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन बना कि उत्प्लावकता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज।
नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन यहां से बनाता है, ये डिफिनीशन में 2-3 क्वेश्चन बनाता है, समझिएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत और इसी सिद्धांत के आधार पर वस्तु तैरता है। फिर से समझिए, आर्किमिडीज का कहना क्या था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, कमी का महसूस होता है। भार की में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। मतलब कोई व्यक्ति तैर रहा है तो जितना उसका भाग नीचे जाएगा उतना उस द्रव्य का भार हटा देगा। यदि कोई जहाज, बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में तैरता है तो जितना भाग नीचे है उतना भार द्रव्य वो हटा देता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यही तैरने का सिद्धांत है। कोई वस्तु तैर रहा है तो या उसके भार में आभासी कमी है तो उतना द्रव्य को वो हटाया है, विस्थापित किया है। यही हुआ आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर से ऊपर से पॉइंट्स को समझते हैं। प्लवन हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है फ्लोटेशन, जिसमें सबसे पहले उत्प्लावक बल, उत्क्षेप बल या उत्प्लावकता पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसी को कहते हैं उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल या उत्प्लावकता। उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, उसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। उत्प्लावकता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज ने। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन और बन गया, बोला कि कोई वस्तु जल में या द्रव्य में तैर रहा है तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार उसके भार का क्या होगा? तो बराबर होगा। ये यहां से एक क्वेश्चन बन गया, क्या होता है? बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्लवन का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। यहां से क्वेश्चन क्या बना कि उत्प्लावकता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने दिया? आर्किमिडीज। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। प्लवन का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्किमिडीज। अब ये प्लवन का नियम क्या है? तो प्लवन का पहला नियम है, समझिएगा, हर चीज का नियम प्रवर्तन का, आवर्तन का नियम आगे लाइट में पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग देखते हैं प्लवन का नियम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि दाब में हम लोग पढ़े थे द्रव में दाब का नियम, तो जरा ध्यान दीजिएगा। प्लवन का नियम क्या है? पहला है संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करते हुए। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यही तो लास्ट में ये बोल रहा है कि जो आभासी कमी होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। और वही बात यहाँ प्लवन के पहला नियम बोल दिया कि संतुलित अवस्था में तैरने पर, संतुलित अवस्था में वस्तु तैर रहा है तो वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है। वस्तु का जितना भार है वो अपने बराबर, जितना वो डूबा रहता है उतना भार को विस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है, तभी वो तैरता है। ठीक है। दूसरा नियम है ठोस अथवा गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठोस अथवा जो वस्तु होता है ना उसका गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। यह हुआ प्लवन के 2 नियम। फिर से देखते हैं प्लवन के 2 नियम। पहला नियम कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है। और दूसरा नियम कि ठोस या जो वस्तु तैरा रहे हैं आप का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। क्लियर हो गया प्लवन का दोनों नियम। मैं फिर से दोहरा देता हूं, बार बार दोहराता हूं ताकि आप समय दे लेकिन माइंड में पूरा क्लियर हो जाए। प्लवन का 2 नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है। दूसरा नियम ठोस या जो वस्तु आप तैरा रहे हैं उसका गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ऊर्ध्वाधर में होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए घनत्व। अब यहां से पढ़ते हैं घनत्व, डेंसिटी, समझिएगा। तो घनत्व है क्या? तो कहता है द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। क्वेश्चन बनाया गया कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन में घनत्व लिख देगा और कुछ 2 3 4 ऑप्शन लिख देगा। तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को
घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हम सभी जानते हैं क्या होता है, केजी, और आयतन का होता है, चूंकि आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर 3 बार, तो मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका एक यूनिट बन गया केजी प्रति मीटर क्यूब। जैसी फार्मूला देखिए तो माइंड में इकाई और बीमा को कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूजन में भी ना भूल सके, पूरा माइंड में सेट रहे। तो घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर, तो हो गया घनत्व का एसआई मात्रा केजी प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसी को बोलते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ लिख भी दिया हूँ, घनत्व का एसआई मात्रा केजी प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व का बीमा, तो घनत्व का बीमा आप जान रहे हैं कि ये मास है, द्रव्यमान है तो उसका एम लिखेंगे, और नीचे में मीटर क्यूब है तो एल क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा तो एम एल इनवर्स 3 या एम एल माइनस 3 ऐसे बोल सकते हैं। बीमा लिखना मात्रक और बीमा में बहुत बेहतर ढंग से मैंने सिखाया है पूरे यूट्यूब पे आपको, इस तरीका से करके कि पहले थ्योरी क्लास, फिर वन लाइनर क्लास, फिर टेस्ट, आपको बहुत कम मिल पाएगा, इसलिए इग्नोर नहीं करना और लगातार दोस्तों को शेयर भी करते रहना। तो यहाँ से हम लोग सीखे उत्प्लावन बल के बारे में और घनत्व के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स और आगे है तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं अब आगे आपेक्षिक घनत्व। अभी तक तो हम लोग घनत्व देखे कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कह रहे थे। अब एक आपेक्षिक घनत्व, यहाँ से अब जो शेष पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना, एक एक पॉइंट में दो दो क्वेश्चंस छिपे हुए रहते हैं, बस इस पॉइंट्स को ही समझना, इसलिए तो मैं बार बार उसको दोहराता हूँ। लैंग्वेज को जो हम लोगों ने वादा किया, जो संकल्प लिया कि हर हाल में पूरा लूसेंट को माइंड में छापना है, तो वो इसी प्रकार से छप सकता है कि एक भी पॉइंट्स को हम लोग इग्नोर ना करें। तो यहाँ पे देखिए, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी इसको बोल सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। फॉर्मूला याद रखिएगा, मतलब आपेक्षिक घनत्व जो है घनत्व का ही अनुपात है, घनत्व का ही अनुपात है, लेकिन किसके किसके घनत्व का, तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। फिर से आइए, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आगे पढ़िए अगला पॉइंट्स कि आपेक्षिक घनत्व समान इकाई का अनुपात है, जो मैं पहले ही बोल दिया, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, भले ऊपर है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, लेकिन दोनों घनत्व है, तो इसीलिए लिख दिया हूं आपेक्षिक घनत्व समान इकाई वाले, समान इकाई का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अब यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला बनाता है, लिखेगा निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो याद रहेगा, तब और भी आगे मिलेगा एक दो जिसका मात्रक नहीं होता। एक तो मिल गया अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, लिखेगा निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन में द्रव्यमान दे देगा, आयतन दे देगा, चाल दे देगा, कुछ भी दे सकता है, एक आपेक्षिक घनत्व दे देगा। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए क्योंकि ऊपर भी आप केजी प्रति मीटर क्यूब, नीचे भी केजी प्रति मीटर क्यूब लिखिएगा, वो कट जाएगा, एक अनुपात बच जाएगा। बोले क्यों सर, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी क्या है, घनत्व है, तो दोनों समान इकाई का अनुपात से बना हुआ आपेक्षिक घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इसलिए आपेक्षिक घनत्व समान इकाई का अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं है। क्लियर। अगला पॉइंट्स, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, एक आएगा हाइग्रोमीटर, तो वो आपेक्षिक आर्द्रता मापेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता। क्यों, मैंने क्वेश्चन बना के ही लिख दिया है लैंग्वेज को, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये सारे VVI जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है सभी इंपॉर्टेंट है। सामान्य जल की अपेक्षा, जैसे एक नदी के जल में, मीठा जल में, तालाब के जल में तैर रहे हैं, उसकी अपेक्षा समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है। क्यों होता है, अधिक घनत्व के कारण, क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व होता है ना, जो सामान्य जल की घनत्व से अधिक होता है, उसका डेंसिटी अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। फिर से सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्यों, अधिक घनत्व होने के कारण। या ऑप्शन लंबा भी लिख सकता है कि समुद्री जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक होता है। जब बर्फ पानी
में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। कहीं कहीं पे 1/9 भाग भी दे सकता है, तो याद रखना है। कभी कभी लिखा है कि समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं तो कितना भाग ऊपर है? तो 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। क्लियर हो गया? यहाँ से क्वेश्चन अगला आइए। किसी बर्तन में पानी के ऊपर तैरती हुई बर्फ, मतलब किसी बर्तन में पानी है या समुद्र में ही पानी है, उस पर बर्फ तैर रहा है, तैरती हुई बर्फ पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतना जगह, उतना आयतन नीचे छेके हुए रहता है, पहले से उतना स्थान वो ग्रहण किए हुए रहता है। इसलिए यदि बर्फ पिघल भी जाए तो बर्तन में जो पानी का स्तर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। फिर से इस सारे पॉइंट्स को दोहराता हूं, बार बार मैं दोहराता हूं 2-3 बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व समान इकाई का एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता है। अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्यों? अधिक घनत्व होने के कारण, यानी समुद्री जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक है। जब बर्फ में पानी तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। रेयर केस में 1/9 देता है, लेकिन दोनों देगा तो 1/10 भाग मारना है। किसी बर्तन में पानी के ऊपर तैरती हुई बर्फ पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट, अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है, मतलब सामान्य जल में अंडा डालिए डूब जाएगा, जबकि नमक घोल दीजिए, नमक घोल में तैर जाता है। क्यों? तो नमक घोल का जो घनत्व होता है ना, अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ तैरने का एक नियम और समझ लीजिए, कोई भी द्रव में जब कोई वस्तु तैर रहा है, इसका मतलब समझिए तैरने वाला वस्तु का घनत्व जिसमें तैर रहा है उससे कम है, या जिसमें तैर रहा है उसका घनत्व तैरने वाला वस्तु से अधिक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, पूरा तोड़ के समझिए। क्या बोला? अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि नमक के घोल में तैर जाता है। क्यों? नमक घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, या अंडा का घनत्व नमक के घोल के घनत्व से कम होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे आइए, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, या इसको हिंदी में दुग्ध मापी कहते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता पता लगाया जाता है। लैक्टोमीटर याद रहेगा, लैक्टोमीटर, दूध का शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर या दुग्ध मापी से। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, यहाँ पर समझिएगा, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे कहा जाता है मित केंद्र। अब ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना कि इग्नोर कर देते हैं, इसको गहराई से पढ़ते ही नहीं है। और यही सब क्वेश्चन जो अभी एग्जाम का ट्रेंड चल चुका है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, क्योंकि सीबीटी में इतना सेट बनता है कि एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि कहां से क्वेश्चन दे, कहां से उतना क्वेश्चन लाए, तो जैसे तैसे भी उठा के पूछ सकता है। लेकिन हम लोग इतना गहराई से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। यहाँ देखिए, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे ही मित केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से एक ऊर्ध्व रेखा जा रहा है और प्रारंभिक जिस बिंदु पर गुरुत्व केंद्र है वहां से एक ऊर्ध्व रेखा, दोनों का जो कटान बिंदु होगा वही होगा मित केंद्र। उत्प्लावन केंद्र का और जो प्रारंभिक जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र है वहां से दोनों जब जहां पर काटेगा उसी को कहेंगे मित केंद्र। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन, जैसे कि देख लीजिए, व्यक्ति तैरता है तो कभी कभी डूब भी सकता है, लेकिन कुछ वस्तु है कि हमेशा वो तैरेगा ही, तो उसका स्थायी संतुलन क्या है? क्या नियम को पालन करके हमेशा तैरता है कोई भी वस्तु पानी में? तो 2 नियम है। पहला, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि कोई वस्तु हमेशा तैरता है तो मित केंद्र होना चाहिए गुरुत्व केंद्र से ऊपर, गुरुत्व केंद्र से नीचे, गुरुत्व केंद्र के दाएं बाएं दे देगा। तो याद रखना है कि तैरने वाली वस्तु का अस्थायी संतुलन की पहला शर्त है कि मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। और मित केंद्र किसे कहते हैं? यहाँ से आपने देख लिया कि उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे ही मित केंद्र कहते हैं। और ये जो तैरने वाली वस्तु का स्थायी संतुलन के पहला शर्त यही है कि मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? दूसरा है शर्त, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा उत्प्लावक केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही रेखा में होना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर से इस पॉइंट्स को दोहराते हैं। अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि नमक के घोल में तैर जाता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है
लैक्टोमीटर या दुग्धमापी से। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली उधर्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक उधर्व रेखा को काटती है वो मित केंद्र कहलाता है। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन में पहला शर्त है मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के हमेशा ऊपर होना चाहिए। दूसरा शर्त है वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा उत्प्लावक केंद्र दोनों एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा उत्प्लावक केंद्र दोनों एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो हम लोगों ने उत्प्लावन जो चैप्टर हुआ जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े जिससे बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। तो जैसा कि हमने शुरुआत भी कर दिया है, मात्रक और विमा का एक चैप्टर से मात्र 100 वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फिर ऑब्जेक्टिव दिया। तो ये सभी चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टाइपिंग पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जिससे आपको क्या होगा कि वन लाइनर रिवीजन होगा, फिर टेस्ट दीजिएगा तो आपको मजा आएगा, बेस्ट तैयारी होगा। इस प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाना है तो मैं फिर से कहना चाहूंगा 10-20 मित्रों को रोज शेयर करिए। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।